नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू IAS में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि हमने हिस्ट्री का 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक जो NCERT का बुक है उसको लेकर के एक सीरीज शुरू किया है। इसी के तहत आज हम 6th क्लास का जो चैप्टर नंबर 4 है इसको हम आज जानेंगे समझेंगे, जिसका हेडिंग है व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। मतलब जो किताब है और जो कब्रगाह है यह हमें क्या कहता है, इसी के बारे में आज हम डिटेल से समझेंगे। वास्तव में जो किताब है इसमें हमें जो वैदिक लिटरेचर है इसके बारे में बात करेंगे, और जो बरियल्स है इसके तहत जो मेगालिथिक पीरियड है, मेगालिथिक पीरियड के जो बरियल्स हैं, जो कब्रगाह है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आप जानते हैं कि जो हमारा पढ़ाई का जो टीचिंग का जो मेथड है वह है कि व्हाट इज़ योर टारगेट। जो हमारा अपना टारगेट है वह क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम किस चीज़ को टारगेट करके समझने की कोशिश करेंगे, तो उसमें जो हमारा पहला पॉइंट होता है वह होता है कीवर्ड्स रिलेटेड। इस बुक में बहुत सारे कीवर्ड दिए हुए हैं, जैसे वेदा, लैंग्वेज, हाइम, चैरियट, सेक्रीफाइस, राजा, स्लेव, मेगालिथ, बरियल, स्केलेटन एंड आयरन। इन सारे कीवर्ड के कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा सेकेंड टारगेट होता है वह होता है क्वेश्चंस। इस चैप्टर के पीछे में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो अगर हमें पहले से ही पता हो तो हम बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड स्टडी करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमारा टारगेटेड स्टडी होता है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। एक जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहता है मैच द कॉलम्स। लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है और राइट साइड में ये दिया हुआ है, इसमें कौन किससे मैच करता है ये हमको पता करना है। जैसे सुक्ता है, चैरियट्स है, यज्ञ है, दासा और मेगालिथ है। इनको आपको इस तरह साइड जो राइट साइड है इससे हमको मैचिंग करना है। राइट साइड है स्टोन बोल्डर है, सेक्रीफाइसेस है, वेल सेड है, यूज्ड इन बैटल्स है एंड स्लेव है। जब हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे तब हम इसको बहुत अच्छी तरह से मैच कर लेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कंप्लीट द सेंटेंसेस। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। स्लेव्स वो यूज्ड फॉर, किस लिए स्लेव को यूज किया जाता था। मेगालिथ्स आर फाउंड इन, किस किस एरिया में मेगालिथ साइट्स पाए गए हैं। स्टोन सर्किल्स और जो बोल्डर्स है ऑन द सरफेस वी आर यूज टू, ये जो सर्किल्स थे, स्टोन सर्किल्स और जो बोल्डर्स थे वो किस पर्पज से यूज किया जाता था, इनके बारे में जानना है। एंड पोर्ट होल्स वेर यूज्ड फॉर। एंड द लास्ट क्वेश्चन है पीपल एट द इनाम गांव एट, क्या क्या खाते थे इनाम गांव के लोग। ये सारे क्वेश्चंस के जवाब जो हैं हम ये चैप्टर खत्म होने के बाद बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। फ्रेंड्स, और जो हमारा थर्ड जो टारगेटेड स्टडी का पॉइंट है वह यह होता है कि ये जो चैप्टर है वास्तव में लगभग 11 सब हेडिंग में बटा हुआ है। इसमें 1 से लेकर के 5 तक यह वैदिक जो लिटरेचर है उससे जुड़ा हुआ है, और 6 से लेकर के 10 तक यह मेगालिथिक जो कल्चर है उससे जुड़ा हुआ है। इसमें जो पहला सब हेडिंग है वह है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। जो ओल्डेस्ट बुक है वर्ल्ड का उसके बारे में चर्चा किया गया है, और इसी के तहत जो सेकंड हेडलाइन है उसमें हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा। जो ओल्डेस्ट बुक है उसमें वेदा है, वेदा में जो पहला है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद को पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस वहाँ से कैसे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ड्राइव करता है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। और इसी प्रोसेस के तहत जो थर्ड हमारा सब हेडिंग है कि जो विश्वामित्र है और 2 नदियों के बीच में एक डायलॉग है, उस डायलॉग से कैसे हिस्टोरियंस हिस्ट्री को ड्राइव करता है इसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है। जो 4th सब हेडिंग है उसमें कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स की बात किया गया है। इसमें वास्तव में कहा गया है जो प्रेयर्स किया जाता था वह किन किन चीज़ों के लिए किया जाता था। उसमें हॉर्स है, जो घोड़ा है, उनका कितना इंपॉर्टेंट था, घोड़ा को कैसे चैरियट में यूज किया जाता था, और ये जो चैरियट था, रथ था, उसको किस तरह से युद्ध में प्रयोग किया जाता था। इन्हीं सब बातों को इस 4th जो सब हेडिंग है उसमें बात किया गया है। और जो 5th है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। मतलब क्या है, जो ऋग्वेदिक पीरियड के लोग थे उनको डिस्क्राइब करने के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते थे, और इन शब्दों का जो ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है, यूज किया गया है, वह क्या क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे समझेंगे। इसके बाद जो सेकंड है हमारा जो मेगालिथिक पीरियड से जुड़ा हुआ है उससे रिलेटेड ये 6th हमारा सब हेडिंग है, वह कहता है
साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स, मतलब एक शांत प्रहरी है, खामोश प्रहरी है। कौन सा चीज़? तो जो मेगालिथ बहुत बड़ा बड़ा पत्थर को वहाँ पे अरेंज करके रख दिया जाता था, उन्हीं की स्टोरी, उन्हीं की कहानी को इसमें बताया गया है। उसके बाद बोलता है फाइंडिंग आउट अबाउट हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। जो मेगालिथिक पीरियड है उसमें किस तरह से सोशल डिफरेंसेस की बात किया गया है, किस तरह से आपस में वहाँ पे देखते हैं कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पीपल है और कोई स्लेव टाइप का जीवन जी रहा है। ये जो सोशल डिफरेंसेस है यह कैसे पता चलता है? उस फाइंडिंग जो ऑब्जेक्ट्स प्राप्त हुआ है कब्र से, उसके द्वारा। जो 8वां सब हेडिंग है उसमें कहता है वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज। क्या जो कब्रगाह कुछ कुछ हमको मिले हैं वह किसी खास पार्टिकुलर फैमिली का था? ये बात इसमें कहा गया है। एंड देन जो इनाम गांव है उसका केस स्टडी किया गया है। सबसे पहले बताया है ये स्पेशल बरियल, इनाम गांव से एक स्पेशल बरियल कब्रगाह मिला है और इनाम गांव के लोगों का जो ऑक्यूपेशंस था वह क्या क्या था, इन सारी चीज़ों को इन दोनों सब हेडिंग में बात किया गया है। और जो लास्ट है एल्सवेयर, मतलब जो चाइना में उस समय क्या चल रहा था, खास करके राइटिंग किस तरह से वहाँ डेवलप हुआ है उसके बारे में यहाँ पे कहा गया। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल से समझेंगे एक एक करके। जो पहला हमारा है वह है जो सब हेडिंग है वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड। इस पूरे पैराग्राफ में जितनी बातें कही गई है इनको लेफ्ट साइड पीपीटी का जो है इसमें हम निकाल के रख दिए हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड में कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों की चर्चा किया गया है। इन चारों वेदों में जो सबसे पुराना है वह ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट कंपोज्ड, सबसे पहले इसकी रचना किया गया है और लगभग 3500 साल पहले इनकी रचना की गई है। कंपोज्ड की बात कर रहा हूँ, रचना की बात किया गया हूँ। रचना मतलब कंपोजिशन क्या होता है, रचना क्या होता है, रिटन फॉर्म क्या होता है और प्रिंटेड फॉर्म क्या होता है, इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी हम इतना जानते हैं कि ये सबसे पहले मतलब बहुत ही पुराना कंपोज्ड जो है इन चारों में वह ऋग्वेद का हुआ है। इसमें बहुत सारे हाइम्स हैं, लगभग 1000 से ज़्यादा इसमें हाइम्स हैं। इस जो हाइम्स है इसको सूक्त कहा गया है और सूक्त का मतलब होता है वेल सेड, बहुत ही अच्छी तरह से कहा जाना, इसको सूक्त कहा गया है। फ्रेंड्स, ये जो हाइम्स हैं, जो ऋग्वेद के जो हाइम्स हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, ये वास्तव में जो देवी और देवताएं हैं उनके बारे में जो प्रेज किया गया है वही है। इनमें मुख्यतः 3 देवी देवताएं जो है उनके बारे में कहा गया है, जिनमें पहला है अग्नि जो फायर है उनकी देवता है, दूसरा इंद्र जो कि वॉरियर गॉड है और तीसरा है सोम, एक स्पेशल प्रकार के प्लांट होते थे उस समय में, उससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था। ये जो है सोमा जो है उसी स्पेशल प्लांट से रिलेटेड है। तो इस तरह से जो हाइम्स है इसमें 3 देवता जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अग्नि, इंद्र एंड सोमा। फ्रेंड्स, आगे अगर हम बढ़ें तो हम देखते हैं कि आगे के जो पैराग्राफ है इसमें क्या क्या बात कहा गया है। इसमें कहा गया है कि ये जो हाइम्स हैं इनको जो कंपोज्ड करने वाले थे वो सेज से मतलब ऋषिज थे, लेकिन ये जो हाइम्स थे इनको जो पृष्ठ होते थे, जो आचार्य होते थे, वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाते थे, समझाते थे, उसको याद करवाते थे, मतलब उसका रिसाइट करवाते थे, जोर जोर से उच्चारण करवाते थे और फिर उसको मेमोराइज करवाते थे। मतलब अभी तक रिटन फॉर्म का कंसेप्ट वहाँ नहीं था। जो आचार्य होते थे वो उच्चारण करते थे, उच्चारण करके बहुत ही अच्छी तरह से जो अक्षर होते थे, जो शब्द होते थे, जो वाक्य होते थे, उसमें स्पष्टता बांट बांट करके इस तरह के पाठ को कंठस्थ करवाते थे अपने स्टूडेंट को। फ्रेंड्स, आगे जो इसमें बात कहा गया है कि कहता है ये जो हाइम्स है, ये जो सूक्त है, इसको कंपोस्ट किया गया है वैदिक संस्कृत में या कहिए तो प्राक संस्कृत में, अर्थात जो आज का संस्कृत जो आज आप स्कूल में पढ़ते हैं उससे ये डिफरेंट है। उस समय के जो संस्कृत है उसको वैदिक संस्कृत कहा गया या प्राक संस्कृत कहा गया। इस कंपोस्ट की रचना करना, इसको पढ़ाना या पढ़ना, ये ज़्यादातर जो है जो पुरुष थे वो करते थे। कुछ महिलाओं के द्वारा भी इसके कंपोज किए जाने का, पढ़ने का या पढ़ाने के साक्ष्य हमें मिलते हैं। फ्रेंड्स, यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। आगे अगर हम देखें तो एक चीज़ याद रखिएगा कि हम यहाँ पे अभी जो बात कर रहे थे कंपोज करना मतलब रचना करना,
रिटन फॉर्म में लिखना और प्रिंटेड फॉर्म में छापना, इन तीनों में अंतर है। इन्हीं चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, एक स्टेटमेंट है, एवरीथिंग क्रिएटेड 2 टाइम्स, फर्स्ट इन योर माइंड एंड सेकेंड इन फिजिकल वर्ल्ड। ये जो माइंड में क्रिएट होता है ना, इसको बोलते हैं कंपोज करना। आप अपने माइंड में किसी भी चीज़ को जब कंपोज कर लेते हैं, उनकी रचना कर लेते हैं, तो वह रिटन फॉर्म और प्रिंटेड जो होता है उससे अलग होता है। पहले रचना होता है, कंपोज होता है माइंड में, बाद में उसको राइट डाउन करते हैं या उसको छापते हैं। तो ये जो रचना होता है, यह वास्तव में एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो सुनने की क्षमता होती है, उसके तहत यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो रिटन फॉर्म होता है या जो छपाई होता है, उसको आँख से पढ़ करके लोग उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द कंपोजिशन एंड द रिटन फॉर्म। जो ऋग्वेद का जो कंसेप्ट है, जो ऋग्वेद के समय में जो पढ़ाई होता था, उस समय जो आचार्य अपने स्टूडेंट को बताते थे, वो वास्तव में कंपोजिशन फॉर्म में बहुत बाद में इसको रिटन किया गया, और छपाई जो है वो तो अभी 150-200 साल पहले इसको छापा गया है प्रिंटेड फॉर्म में। जो ऋग्वेद है वो कंपोज्ड है, उसको जो है फिर रिसाइट किया जाता है, जोर जोर से उच्चारण किया जाता है, और फिर कान से सुन करके उसको मेमोराइज किया जाता है, उसको याद किया जाता था, और बाद में उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र किया जाता था। यही इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर आगे हम देखें तो ये कहता है, हाउ हिस्टोरियंस स्टडी ऋग्वेदा। जो हिस्टोरियंस है वह ऋग्वेदा का कैसे स्टडी करते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है, इसमें सबसे पहले ये बताया गया है कि जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, उनके अप्रोच में क्या होता है, अंतर होता है। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होता है, उस प्राप्त किए हुए ऑब्जेक्ट्स के आधार पे बहुत कुछ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो हिस्टोरियंस होते हैं वो जो ऑब्जेक्ट्स प्राप्त होते हैं उसके अलावा जो रिटन फॉर्म में सोर्स होते हैं, जो कंपोज किए हुए सोर्स होते हैं, उसको भी अपना हिस्ट्री राइटिंग का सोर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जो ऋग्वेदा है उसको हिस्टोरियंस कैसे एज ए सोर्स यूज करता है। तो जो ऋग्वेद में हाइम्स है, सूक्त है, वह एक एग्जाम्पल लिया है कि ऋग्वेद के हाइम्स में कुछ जगह जो है वह डायलॉग के फॉर्म में है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है कि 2 नदियाँ हैं, उन 2 नदियों से एक ऋषि है विश्वामित्र, उसका संवाद हो रहा है। 2 रिवर कौन कौन सा है, एक रिवर ये व्यास है, इस मैप में देखिएगा तो ये व्यास रिवर है, और दूसरा ये सतलज रिवर है। ये दोनों नदियों और जो ऋषि है विश्वामित्र, दोनों के बीच संवाद हो रहा है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं ये विश्वामित्र ऋषि हैं। आगे अगर हम देखें तो ये क्या क्या संवाद हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, इनकी चर्चा इसमें किया गया है, और इस डायलॉग के आधार पे हिस्टोरियंस क्या क्या चीज़ को फाइंड आउट करते हैं वो यहाँ पे बताया गया। डायलॉग सबसे पहले देख लेते हैं विश्वामित्र और इन 2 नदियों के बीच में। विश्वामित्र बोलते हैं, ओ रिवर्स, हे नदियाँ, कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक ट्रू साइनिंग कॉस दैट क्लिक देयर काफ्स। मतलब यहाँ पे ये जो नदियाँ हैं, इनकी बहुत तेज़ी से चलने वाले ये घोड़े, और जो कौ है, जो चमकते हुए कौ है, बहुत प्यारी सी जो गाय है, उनसे इसका कंपेयर किया गया है। और साथ ही साथ कहता है, यू मूव लाइक चैरियट्स, जैसे रथ, जो चैरियट्स जो है, जो रथ है, जिस तरह से मूव कर रहा है तेज़ी से, और किस तरह कहाँ जा रही है, तो समुद्र की ओर जा रही है, ऐसे आप मूव कर रहे हो। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, ऐसे लगता है जैसे इंद्र की शक्ति आप में है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विशेज टू यूनाइट विथ वन अनदर, ऐसे लगता है कि आप में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए तत्पर हो। अब रिवर बोलती है, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम जो कि पानी से भरे हुए हैं, मूव अलोंग द पाथ ऑफ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उसी रास्ते से क्रॉस कर रहे हैं जिस रास्ते को भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, जब हम एक बार चलना शुरू कर देते हैं तो हमें रोका नहीं जा सकता है। आगे कहते हैं, व्हाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, पर ये बताओ हे ऋषि कि तुम हमारी इसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। तो विश्वामित्र बोलते हैं, ओ सिस्टर्स, हे बहन, प्लीज़ लिसन टू मी, आप मुझे सुनो। द सिंगर, मतलब मैं ये जो विश्वामित्र हूँ,
who has come from a distance with these chariots and carts। हम ये जो chariots है, ये जो रथ है और ये जो carts है, इसको लेकर के हम बहुत दूर से आए हैं। Let your waters not to rise above the axles। मतलब ये जो धूड़ी है, ये जो रथ की धूड़ी है और ये इस कार्ट का जो धूड़ी है, इससे ऊपर आपका पानी न जाए ताकि हम बहुत ही आसानी से आपको क्रॉस कर लें, इसकी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। फिर रिवर बोलती है, वी विल लिसन टू यू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। मैं आपकी इस प्रार्थना को सुनूंगी और फिर आपको क्रॉस करने के बारे में हम सोचेंगे कि हमको कैसे क्रॉस करेंगे। ये एक प्रार्थना है, इन दोनों के बीच जो डायलॉग है ये यहाँ पे कहा गया है। इससे क्या क्या ड्राइव होता है, हिस्टोरियंस क्या क्या ड्राइव करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। ये जो हिस्टोरियंस है, यह सबसे पहले ये बात स्पष्ट हो जाता है कि यह जो कंपोज किया गया है, ये जो हाइम्स कंपोज किया गया है, यह उस एरिया में किया गया है जिस एरिया में यह रिवर का फ्लो था। मतलब सतलज और ब्यास, अर्थात जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है, वहाँ पे ये दो नदियाँ जो है फ्लो करती है। अर्थात उस एरिया में ये ऋग्वेद की इस हाइम्स की रचना किया गया है, इनका कंपोज किया गया, मतलब सतलज और ब्यास बारे में। इसी ऋग्वेद में बहुत सारे और नदियों की चर्चा किया गया है, इंडस और सरस्वती भी है। और इसी में हिस्टोरियंस ये भी देखते हैं कि पूरा ऋग्वेद को पढ़ने के बाद उनको लगता है कि इसमें गंगा और यमुना, इनकी चर्चा सिर्फ एक बार ही किया गया है। अर्थात गंगा और यमुना उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं था ऋग्वेदिक काल के रचनाकारों के समय में। ये बात यहाँ पे डराइव होता है। साथ ही साथ ये जो ऋग्वेद के रचनाकार जो हाइम्स हैं, हाइम्स के जो रचनाकार हैं विश्वामित्र, उनके समाज में जो घोड़ा है और जो गाय है वो बहुत ही वैल्यूड था, उसका बहुत ज़्यादा महत्व था। इसीलिए उन दो नदियों की तुलना घोड़ा और गाय से किया गया है। साथ ही साथ उस समय के समाज में जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वह यह चैरियट रथ था और ये कार्ट था। ये सारे चीज़ इस हाइम्स को, इस डायलॉग को पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस ड्राइव्स करते हैं। इस तरह से जो रिवर्स, जो ये संवाद है विश्वामित्र और रिवर्स के बीच में, इस संवाद, इस डायलॉग के आधार पे हिस्टोरियंस इस तरह से फैक्ट एंड फिगर को ड्राइव करता है। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है। फ्रेंड्स, अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए, ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है ऋग्वेदा का। वास्तव में यह पांडुलिपि कश्मीर से पाया गया। यह इसलिए फेमस है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया ऋग्वेदा का, कश्मीर से पाए गए इसी पांडुलिपि के आधार पे किया गया। और आज यह पुणे में एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे सुरक्षित है। ये वुर्ज जो है उसके छाल पे लिखा गया था, कश्मीर में पाया गया है। अभी कहाँ सुरक्षित है? पुणे के लाइब्रेरी में। यही बात इस पैराग्राफ में यहाँ पे कहा गया है। आगे बात करते हैं तो एक बॉक्स है जिसमें बताया गया है संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बात किया गया है फैमिली ऑफ लैंग्वेज का। ये क्या होता है? देखिए, जब किसी एक चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए कई भाषाओं में मिलता जुलता टर्मोलॉजी या शब्द को यूज किया जाए, इसका मतलब ये है कि वो सारी भाषाएं एक फैमिली के हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लिया गया है, जैसे यहाँ मातृ, माँ के लिए मातृ शब्द संस्कृत में है, हिंदी में माँ है और इंग्लिश में मदर है। मतलब इन तीनों भाषाओं में माँ के लिए मिलता जुलता शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात ये तीनों भाषा एक ही फैमिली का है, कॉमन वर्ड यूज किया गया है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए इसमें कहा गया है कि इस तरह से इस बॉक्स में, इस पैराग्राफ में 4 फैमिली की बात किया गया है। इंडो यूरोपियन फैमिली, इसके तहत भारत के कुछ लैंग्वेज आते हैं, जैसे आपका असमीज, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी। ये भारत का जो भाषा है यह इंडो यूरोपियन फैमिली का है। साथ एशिया के जो अन्य लैंग्वेज है उसमें जैसे पर्शियंस की बात किया गया है, यह लैंग्वेज जो है ये भी इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं। और जो यूरोपियन लैंग्वेज है, खास करके इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मन, ग्रीक, इटालियन, स्पेनिश, ये इंडो यूरोपियन फैमिली के हैं। इसको याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा जा सकता है।
साथ ही साथ जो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट एरिया वाला जो पार्ट है वहाँ पे जो लैंग्वेज बोला जाता है वह तिब्बतो बर्मन फैमिली का है, इसको याद रखिएगा। और दक्षिण भारत के जो 4 लैंग्वेज हैं कौन कौन, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम, यह द्रविडियन फैमिली का लैंग्वेज है। और जो झारखंड या जो कुछ भाषा जो सेंट्रल इंडिया का है वह ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का है, इसको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड फिगर यहाँ दिया हुआ है, कभी भी इस बॉक्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स आगे अगर हम देखें तो इस पैराग्राफ में इसका जो हेडिंग है वह है कैटल, हॉर्सेस एंड चैरियट्स। इसमें क्या क्या कहा गया है उसको हमने यहाँ पे निकाल के आपको बताया है। इसमें कहा गया है कि उस समय में जो प्रेयर्स किया जाता था, जो प्रार्थना किया जाता था इस हाइम्स के द्वारा, वह भगवान से कहते थे कि हे भगवान मुझे कैटल दो, हे भगवान मुझे चिल्ड्रन, खास करके जो सन बेटा है उनकी मांग करते थे, और जो हॉर्सेस है जो घोड़ा है उनकी मांग करते थे प्रार्थना में। ये जो हॉर्सेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसको यूज किया जाता था चैरियट्स में, मतलब रथ में। और रथ क्यों यूज किया जाता था, क्योंकि रथ बहुत इंपॉर्टेंट था बैटल में। युद्ध जब भी होता था तो उसमें रथ का यूज होता था। और युद्ध क्यों होता था, तो कैटल को प्राप्त करना था, लैंड को प्राप्त करना था, वाटर को प्राप्त करना था, जो सोर्स ऑफ वाटर है उस पे कब्जा के लिए युद्ध होता था, और लोगों पे कब्जा करने के लिए भी युद्ध होता था। मतलब कैटल, भूभाग, पानी के सोर्स और लोग, इन पे कब्जा करने के लिए युद्ध होता था। और युद्ध में ये जो चैरियट्स थे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और चैरियट्स जो था उसमें घोड़ा का प्रयोग होता था। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। आगे अगर हम बात करें तो ये जो युद्ध होता था उसमें जो लूटपाट करते थे उससे बहुत ज़्यादा इनको वेल्थ आता था, संपत्ति आता था। जो लीडर होते थे वो उस वेल्थ के कुछ भाग को अपने पास रख लेता था, जो पुजारी होते थे उनको कुछ दे देता था, और अपने जो लोग होते थे उनमें कुछ को डिस्ट्रीब्यूट कर देता था। इस तरह से वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। जो वेल्थ होता था उनको, जो यज्ञ होता था उनको परफॉर्म करने में इस जो धन होते थे, संपत्ति होते थे, उनको यूज किया जाता था। ये जो यज्ञ होते थे या जो सेक्रीफाइस होते थे वो वास्तव में जो देवी और देवताएं होते थे उनको खुश करने के लिए यज्ञ किया जाता था। और इस यज्ञ जो होता था उसमें जो आहुति दिया जाता था वो घी, ग्रेन और कभी कभी जो जानवर होते थे उनकी आहुति दिया जाता था। फ्रेंड्स उस समय में जो युद्ध होते थे उस युद्ध में ज़्यादातर पुरुष भाग लेते थे, लेकिन उस समय में रेगुलर आर्मी होता था उसका कंसेप्ट नहीं था। रेगुलर आर्मी का मतलब कि आर्मी का क्या मतलब होता है कि आप उसको परमानेंटली बहाल किए, उसके रहने, खाने, पेमेंट, इन सारी की व्यवस्था करते हैं, इसको बोलते हैं रेगुलर आर्मी। वहाँ पे रेगुलर आर्मी का कंसेप्ट नहीं था। जब ज़रूरत होता था उस समय में लोगों को इकट्ठा करके हथियार दे करके युद्ध लड़ा जाता था। फ्रेंड्स उस समय में असेंबलीज होते थे जिसमें चर्चा होता था वॉर और पीस को लेकर के, और उसी असेंबलीज में जो लीडर होते थे, जो स्किलफुल जो होते थे, जो ब्रेव वॉरियर्स होते थे, उनका चुनाव किया जाता था एज ए लीडर। ये असेंबली बहुत इंपॉर्टेंट था लीडर का चुनाव करने में। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो अगला जो सब हेडिंग है वह कहता है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। जो ऋग्वेद है उसमें जो शब्द यूज किया गया है लोगों के लिए, वो शब्द किस तरह से उस पार्टिकुलर लोगों के बारे में बताता है, डिस्क्राइब करता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में इस पैराग्राफ में कहा गया है। इसमें जो सबसे पहले कहा है सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। जो लोग होते हैं उनके बारे में डिस्क्राइब करने के कई तरीके थे, जिसमें कि इसमें 6 तरीके बताए गए हैं। द वर्क दे डू, जो काम करते थे उस काम के आधार पे उनका पहचान बनता था, उनका नामांकन किया जाता था। जो भाषा बोलते थे उस भाषा के आधार पे होता था। जो व्यक्ति जिस जगह रहते थे उस जगह के आधार पे उनका नामांकन होता था। कोई जिस फैमिली में रहते थे उस फैमिली के आधार पे उनका डिस्क्राइब किया जाता था। जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उस कम्युनिटी के आधार पे उसको डिस्क्राइब किया जाता था, या उनके यहाँ जो कल्चरल प्रैक्टिसेस होते थे उसके आधार पे उनको डिस्क्राइब किया जाता था। लेकिन जो ऋग्वेद है इसमें कहा गया है कि यहाँ पे जो डिस्क्राइब किया गया है वह वास्तव में काम के आधार पे उनका नाम उनका डिस्क्राइब किया गया। उस तरह के लोगों को उनके काम के आधार पे उनका नामांकन किया गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
कुछ एग्जाम्पल लेंगे, हम कुछ शब्द लेंगे, किस तरह से वो काम को दिखाता है। सबसे पहला उदाहरण पृष्ठ का लिया है। पृष्ठ अक्सर जो होते थे, मतलब पृष्ठ जो होते थे वो वास्तव में बहुत सारे तरह के जो रिचुअल्स होते थे उसको परफॉर्म करने में मदद करते थे। मतलब ये खास करके एक ब्राह्मण जो इस तरह का काम करते थे उसको ब्राह्मण्स कहा जाता था, पृष्ठ कहा जाता था। ये आप पिक्चर देख रहे हैं, ये एक तरह का रिचुअल्स है, इसको संस्कार है, इन सारी चीज़ों को परफॉर्म करने में मदद करवाते थे। जो अगला वर्ड है वो राजा का है। राजा कौन होते थे? वास्तव में ये जो राजा होते थे, बाद के समय में जो राजा होते थे उनसे यहाँ पे इनका कंसेप्ट अलग था। बाद के समय में जो राजा होते थे उनके पास एक कैपिटल सिटीज होता था, पैलेसेस होता था, उनके पास एक आर्मीज होता था, उनके पास टैक्स कलेक्ट करने का एक बिल्कुल एक सिस्टम होता था, उनका जो बड़ा बेटा होता था वह उनका उत्तराधिकारी होता था। इस तरह के सारे कंसेप्ट ऋग्वेद काल के जो राजा होते थे उनके साथ जुड़ा हुआ नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। ये सारी विशेषताएं बाद के समय में राजा के साथ जुड़ा है। मतलब उस समय जो राजा होते थे वह एक तरह का जो लीडरशिप का क्वालिटी होता था, जब भी युद्ध होता था उस समय में जो लीडिंग का काम करता था, परफॉर्म करता था एज ए लीडर, युद्ध में पार्टिसिपेट करता था, नेतृत्व प्रदान करते था, इस तरह के काम करने वाले को राजा का शब्द दिया गया। आगे अगर हम देखें, जन और विश, ये दो टर्म जो है ऋग्वेद में आया है, जन और विश। आज भी जन मतलब जनता के लिए यूज किया जाता है, लोगों के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये जन और विश उस समय में जनता, लोग और कम्युनिटी, समुदाय के लिए यूज किया जाता था। जन और विश, विश डिस्क्राइब किया जाता था उस समय के लोगों के लिए, उस समय के कम्युनिटी के एज ए होल के लिए। जो आज मतलब जन शब्द है, जनता शब्द है, ये आज भी यूज किया जाता है, पर ये जो विश है ये आज इसका मतलब बदल गया है। उस समय जो विश था उसी से वैश्य शब्द डराइव किया गया है। मतलब ये जन और विश, इसके बहुत सारे उदाहरण ऋग्वेद में दिया गया है, जैसे पुरु जना और विश, भारत जना या विश, यदु जना और विश। ये सारे जो टर्म है यह वर्ग के आधार पर दिया गया है। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें तो अगला टर्मोलॉजी जो है वो आर्यास से और दासा और दस्यु से रिलेटेड है। आर्यास वह होते थे जो कि कंपोस्ट करते थे हाइम्स, जो सुक्त की बात किया था, सुक्त को कंपोस्ट करने का जो काम करते थे उनको आर्यास कहा जाता था। जो दासास और दस्युस थे वह कहलाता था जो सेक्रीफाइसेस को परफॉर्म नहीं करते थे या जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे आर्यास से, उनको दासा और दस्यूस कहा गया है। और यही दासा और दास्यूस मतलब दासा या दासी, बाद में दासी जो फीमेल है उसको दासी कहा गया। बाद के समय में इन्हीं जो है यही वर्ड स्लेव के लिए यूज किया जाने लगा और वो व्यक्ति होता था जिनको युद्ध में कैप्चर किया जाता था, उनको अपने प्रॉपर्टीज़ की तरह ही उसको यूज किया जाता था। तो ये दासा और दासी जो टर्मोलॉजी है ये बाद में इस तरह के लोगों के लिए यूज किया गया। फ्रेंड्स ये सारी चीज़ को आपने देखा, यही सारी बातें इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे अगर हम बात करें तो अब हमारा एक अलग चैप्टर का पार्ट जो है वो शुरू होता है, वह है साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। शांत प्रहरी है, बिल्कुल ये मेगालिथिक पीरियड की कहानी शुरुआत हो गया है। वैदिक पीरियड जो ऋग्वेद का पीरियड है उस सारी कहानी जो किताबों की बात किया गया है वो अब समाप्त हो गया। अब जो यहाँ पे कब्र है, कब्र की कहानी यहाँ से शुरू हुआ है, जो चैप्टर का नाम ही है बुक्स एंड बरियल्स। तो अब हम बरियल्स की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे साइलेंट सेंटिनेल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ्स। मेगालिथ्स की बात करते हैं। मेगालिथ जो होता है बिग स्टोन, बहुत बड़ा स्टोन होता है, केयरफुली इसको अरेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इससे ये पता चलता है, ये जहाँ पे अरेंज करके रखा जाता है इसका मतलब ये है कि वह जो साइट्स है जहाँ पे इसको अरेंज करके बड़े बड़े पत्थर को रखा गया है वह कब्रगाह है, बरियल साइट्स है। इस तरह का कल्चर की जो शुरुआत हुआ है, कब्र के ऊपर में बड़े बड़े पत्थर को अरेंज करके रखना, इस तरह का जो कल्चर है, इस तरह का जो रस्म और रिवाज की शुरुआत है वह वास्तव में आज से 3000 साल पहले शुरुआत हुआ है। इस तरह के जो कल्चर है, इनका जो एरिया है वह दक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर। ये याद रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि मेगालिथ्स का जो एरिया है वह कौन कौन सा एरिया में इस तरह के साइट्स पाए गए हैं। फ्रेंड्स आगे अगर हम बात करें
इस पूरे पैराग्राफ में क्या क्या बात किया गया है इसको यहाँ पे मैंने निकाला है। जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वह क्या करते हैं, सर्किल ऑफ स्टोन जो बॉल्डर्स है या जो सिंगल लार्ज स्टोन है जो खड़ा है, सिंगल या तो सिंगल होगा नहीं तो बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर को एक सर्किल में अरेंज किया जाता था। उन सारे को स्टडी करने के बाद जो आर्कोलॉजिस्ट यह पाया है कि वास्तव में यह ओनली एज ए इंडिकेटर था कि वहाँ पे उस धरती के नीचे जहाँ पे ये बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पे उसके नीचे बरियल्स है, कब्रगाह है। यहाँ पे देखिएगा ये जो आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं यह मेगालिथिक साइट्स हैं। यहाँ पे ब्रह्मगिरी और ये है अदिचन्नलूर, ये वाला साइट अदिचन्नलूर है और ये ब्रह्मगिरी है। इन दोनों साइट्स जो है ये मेगालिथिक साइट्स है। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा, ये इनाम गांव है। जो हम केस स्टडी करेंगे तो उसमें हम इनाम गांव की बात करेंगे। तो ये 3 साइट्स को याद रखना है, अदिचन्नलूर, ब्रह्मगिरी और इनाम गांव। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए टाइप्स ऑफ मेगालिथ्स, मतलब ये जो मेगालिथ्स बड़े बड़े पत्थर को किस तरह से धरती पे अरेंज किया जाता था, उस अरेंज करने के पैटर्न के आधार पे कई तरह के मेगालिथ्स पाए गए हैं, है ना। तो एक पहला है मेनहिर, डोलमेनोइड, टॉपिकल और स्टोन अलाइनमेंट, अर्न बर्नियर और पोर्ट होल सिस्ट। ये सारे चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ये सारे टाइप्स हैं मेगालिथ्स के। ये एक यहाँ पे दिया हुआ है पिक्चर और इसके नीचे ये इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। दिस टाइप्स ऑफ मेगालिथ इज नोन एज सिस्ट बरियल, मतलब ये जो मेगालिथ्स का टाइप दिया है इसको सिस्ट बरियल दिया है। Some cysts like the one shown here have port holes, मतलब ये आप देखिएगा यहाँ पे एक छेद है ना, which could be used as entrance। आगे हम बात करेंगे इसका पर्पस क्या था, ये उद्देश्य क्या था। ये एक पत्थर है, इसके नीचे एक इधर से कुछ भी इसमें डाला जा सकता है। ये हम आगे आपको बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। फ्रेंड्स इस पैराग्राफ में जो जो बात किया गया है वह कहता है जितने भी मेगालिथिक साइट्स के बरियल्स हैं, कब्रगाह हैं, उनकी कुछ कॉमन फीचर्स है। क्या है कॉमन फीचर्स, तो उसको देखते हैं। इन सारे जगहों से, सारे मेगालिथिक साइट से एक कॉमन टाइप के बर्तन पाए गए हैं जिसको बोलते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW। इसको याद रखिए, ये पिक्चर में दिख रहा है आपको। साथ ही साथ हर जगह से हॉर्सेस, मतलब जो घोड़ा है उसके स्केलेटन पाए गए हैं। मेगालिथिक हर साइट से ये पाए गए हैं। बहुत सारे साइट से जो घोड़ा है उनके जो इक्विपमेंट है, घोड़ा के यूज करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज किया जाता था उनको घोड़ा को अपने प्रयोग में लाने के लिए, ये सारे जो इक्विपमेंट है ये मेगालिथिक साइट्स के लगभग हर साइट से ये मिले हैं। साथ ही साथ मेगालिथिक हर साइट से गोल्ड के और स्टोन के ऑर्नामेंट्स मिले हैं। यहाँ से आयरन टूल्स और वेपन्स मिले हैं। ये याद रखिएगा कि मेगालिथिक साइट्स जो है, मेगालिथिक पीरियड्स जो है, उसमें आयरन को बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज किया जाने लगा था। कुछ एग्जाम्पल है, ये जो एक्स है और ये डैगर है, इन 2 चीज़ों का यहाँ पे एग्जाम्पल देकर के बताया गया है। यही बात इस पैराग्राफ में किया गया है। आगे अगर हम देखें तो अगला जो सब हेडिंग है वह कहता है फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो स्केलेटन मिला है कब्रगाह में, उस स्केलेटन के साथ जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के आधार पे हम यह डिसाइड करते हैं कि उस समय वहाँ के समाज में सोशल डिफरेंसेस होना शुरू हो गया था, या सोशल डिफरेंसेस जो है बड़े पैमाने पे वहाँ पाया गया। जो अभी मैंने आपको पिक्चर मैप में बताया था, एक जगह है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के एक उदाहरण से यहाँ पे समझाया गया है कि कैसे वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस थे। ब्रह्मगिरी के एक ये बरियल्स हैं, कब्रगाह है, जहाँ से एक स्केलेटन मिला है, जहाँ पे उस स्केलेटन के साथ 33 गोल्ड बीड्स हैं, 2 स्टोन बीड्स हैं, 4 कॉपर का बैंगल्स है, 1 कोंच का सेल है। जबकि दूसरे अन्य जो स्केलेटन पाए गए हैं वहाँ पे बहुत छोटा, बहुत कम मात्रा में पोट्स और बर्तन मिले हैं। मतलब एक स्केलेटन के पास इतने सारी चीज़ मिल रहे हैं और दूसरे स्केलेटन के पास बहुत नगण्य चीज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस था। मतलब वहाँ का जो लोग थे उनके स्टेटस में डिफरेंसेस था। कुछ लोग गरीब थे, कुछ अमीर थे, कुछ चीफ्स थे तो कुछ फॉलोअर्स थे। यही बात इस पूरे पैराग्राफ में कहा गया है फ्रेंड्स। अगला जो पैराग्राफ है उसमें जो हेडिंग है उसमें कहा है
वर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ड फॉर सर्टेन फैमिलीज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, उस समय में फैमिली बरियल्स का कंसेप्ट आ गया था। मतलब एक जो कब्रगाह है वह किसी पार्टिकुलर फैमिली का ही होगा, इस तरह के कंसेप्ट आ गए थे। क्योंकि एक शबगाह जो होता है, कब्रगाह होता है, वहाँ पे कई तरह के, एक से ज़्यादा कई स्केलेटन पाए गए हैं, है ना। एक ही समय के नहीं हैं, बाद के समय के हैं। लेकिन अभी जो मैंने बता रहा था कि ये जो पोर्ट होल्स है, इस होल्स के द्वारा बाद के समय में उसमें कब्र में बॉडी को डाल दिया जाता था, यूज ऑफ पोर्ट होल्स किया जाता था। वास्तव में ये जो मेगालिथ्स है, ये जो स्टोन सर्किल्स होते थे, या किसी एक ही स्टोन को, बड़ा बड़ा स्टोन को वहाँ पे खड़ा करके रख दिया जाता था, वह वास्तव में एक तरह का साइन पोर्ट्स था कि भाई ये जो जगह है कब्रगाह का, यह पार्टिकुलर हमारे फैमिली का ही है। अर्थात जो बॉल्डर्स प्लेस्ड किया जाता था सरफेस पे, वह एक तरह का साइन पोर्ट्स का काम करता था। फ्रेंड्स, यही बात यहाँ पे कहा गया है। आगे अगर हम बात करें, ए स्पेशल बरियल एट इनाम गांव की बात किया गया। ये केस स्टडी है इनाम गांव का। इसको देखते हैं क्या क्या बात कह रहा है। सबसे पहले कहता है कि इनाम गांव कहाँ है। एक रिवर है भीमा, भीमा की सहायक नदी है घोड़। इसको याद रखिएगा। इस घोड़ के बगल में इनाम गांव जो है अवस्थित है। यहाँ पे जो ऑक्युपाइड किया गया इस जगह को, जहाँ पे बसा गया, वास्तव में 3600 से लेकर के 2700 के बीच में इस जगह पे इनाम गांव के लोगों का वहाँ पे निवास स्थान था। यह वास्तव में बरीड इन द ग्राउंड, मतलब कब्रगाह जो है ग्राउंड के नीचे है। यहाँ पे जो बॉडी है उसको स्ट्रेट, सीधा सीधी रखा जाता था, और उस बॉडी का जो हेड होता था, जो सर होता था, उसको नॉर्थ के डायरेक्शन में रखा जाता था। यहाँ पे कई सारे ऐसे हमको कब्रगाह मिले हैं जो घर के अंदर मिले हैं, बरियल्स विद इन द हाउसेस। ये इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इनाम गांव का। तो इसको याद रखिएगा, कई बार सवाल में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है ना। और ये जो डेड बॉडी होते थे, उनके साथ कई सारे वेसल्स जो है वहाँ पे पाए गए हैं। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये डेड बॉडी है, उसके साथ कई सारी वस्तुएं यहाँ पे पाया गया है। यहाँ का एक स्पेशल फीचर्स क्या है जो कि यहाँ पे पाया गया है, वह है कि यहाँ पे एक सब मिला है, जो स्केलेटन मिला है एक आदमी का, उसको एक बहुत बड़ा मिट्टी का बर्तन का जार बनाया गया, जिसके नीचे में 4 पैर था। देखिए, एक पैर, 2 और 2 उस साइड था जो दिख नहीं रहा है इसमें। ये 4 पैर वाला बड़ा सा मिट्टी का जार बनाया गया, उसके अंदर इस बॉडी को डाला गया, और वह जो है बरामदे, एक घर था जिसमें 5 रूम था, उस 5 रूम वाले घर के बरामदे में इसको दफनाया गया, इस जार में, जो कि बहुत बड़ा जार था। और इस बॉडी को क्रॉस्ड लेग, मतलब उसका जो पैर था वह उसको क्रॉस करके रखा गया पोजीशन में, इस पोजीशन में रखा गया। और इसी घर से हमको वहाँ पे एक ग्रेनरी मिला है, मतलब अन्न भंडार मिला है। इस सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसा लगता है कि वह जो बॉडी है, जो हमको स्केलेटन मिला है, वह उस एरिया का जो चीफ होगा उनका होगा। फ्रेंड्स, ये इसी से डिराइव होता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है जो इनाम गांव के लोग हैं उनका ऑक्यूपेशंस क्या था। तो कैसे पता चलेगा ऑक्यूपेशंस क्या था? तो वहाँ पे जो हमें एविडेंस मिले हैं कि वो लोग क्या क्या खाते थे, उसके आधार पे ऑक्यूपेशंस क्या क्या था उन लोगों को, वो ड्राइव किया जा सकता है। तो वहाँ से बहुत सारे हमको सीड्स मिले हैं, व्हीट का, बार्ले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस एंड सिसमम। इसका मतलब इन चीज़ों का वहाँ पे खेती होता था, मतलब खेती करना उनका ऑक्यूपेशंस था, इन चीज़ों का खेती करना उनका पेशा था, रोजगार था। वहाँ पे बहुत सारे हमको बोन्स मिले हैं, मतलब ये सारे जो लिखा हुआ है कैटल, बफेलो, गॉट, सीप, डॉग, हॉर्सेस, मतलब इन चीज़ों को वहाँ पे पालतू बना करके पालते थे, मतलब ये भी उनका ऑक्यूपेशंस था। कई सारे हमको जो हड्डियाँ मिली है उस पर कट मार्क्स मिला हुआ है, मतलब वो उसको जो पालते थे उनको मार करके, काट करके खाते भी थे। वहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स मिले हैं, मतलब वहाँ पे इस तरह के फ्रूट्स को कलेक्ट करने का भी वहाँ पे ऑक्यूपेशंस था। फ्रेंड्स, ये जो है इस पैराग्राफ में व्हाट स्केलेटन स्टडीज टेल्स अस, जो स्केलेटन की जो स्टडी हम करते हैं वह हमको क्या क्या कहता है, इस बॉक्स में बताया गया है, इसको जानते हैं।
जो स्केलेटन है उसमें अगर हमको स्केलेटन बहुत ही छोटा मिल गया तो हम समझ लेते हैं कि ये किसी बच्चे का जो है ये सब रहा होगा। जो स्केलेटन होते थे उसमें गर्ल्स और बॉयज़ में कैसे डिफरेंसेस किया जा सकता है, छोटा साइज होता था बच्चे का तो वहाँ पे डिफरेंसेस करना टफ था। लेकिन अगर बड़ा लोग है जो मेन एंड वुमेन है तो उनका डिफरेंसेस जो है पहले ऑर्नामेंट्स के आधार पे किया जाता था कि अगर बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज किया गया है तो ऐसा माना जाता है कि वो जो है किसी ने लेडीज़ का वो सब रहा होगा। लेकिन बाद में पता चला कि अरे कई सारे ऐसे कल्चर हैं जिसमें कि जो मेल हैं वो भी बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंट्स यूज करते हैं, तो फिर इस आधार पर कि ये ऑर्नामेंट्स यूज करने वाले फीमेल ही होंगे यह एजम्पशंस करना यह उचित प्रतीत नहीं होता। फिर साइंटिफिक डिस्कवरीज हुए, फिर ऐसा पाया गया कि जो लेडीज़ है उनका चूंकि वो बच्चे को जन्म देती हैं तो उनका जो पेल्विक और जो हिप का साइज है वो कंपेयर टू मेल बड़ा होता है। तो ऐसा स्केलेटन जिसमें पेल्विक और हिप का साइज बड़ा होता है उसका मतलब ये है कि वो किसी न किसी लेडीज़ या वुमेन का है। फ्रेंड्स, इसी पैराग्राफ में इसी बॉक्स में एक और चरक के बारे में कहा गया है, चरक के बारे में बताया गया है कि आज से 2000 साल पहले एक फिजिशियंस हुए थे, एक डॉक्टर हुए थे जिनका नाम चरक था। उन्होंने एक बुक लिखा जिनका नाम था चरक संहिता। इस चरक संहिता में चरक ने कहा गया है कि जो लोग थे उनमें लगभग 360 हड्डियां थी, पर इस बॉक्स में कहा गया है कि आज के डिस्कवरी के अनुसार इतना बोन्स के बारे में कहना संभव नहीं है। वास्तव में 200 ही बोन्स हैं, लेकिन चरक ने जो बोला कि 360 बोन है तो इन्होंने जो टीथ है, जो ज्वाइंट है और जो कार्टिलेज है इनको भी बोन समझ लिए होंगे, इसीलिए यह बोलते हैं कि 360 है। मेन चीज़ ये है कि चरक एक फिजिशियंस थे, इन्होंने एक बुक लिखा चरक संहिता, ये आज से 2000 साल पहले थे। इस चीज़ को याद रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एक जो लास्ट हमारा है वो है एल्सवेयर करके। इसमें वास्तव में राइटिंग की शुरुआत कैसे हुई इनके बारे में चाइना का उदाहरण देखिए बताया गया है कि चाइना में आज से लगभग 3500 साल पहले पहला एविडेंस मिला है राइटिंग का। जो एनिमल्स के बोन थे उस पे राइटिंग के एविडेंस मिले हैं, है ना। इसको बोला जाता है ऑरेकल बोन्स। क्या है? क्योंकि इस तरह के बोन को फ्यूचर का प्रिडिक्शन करने के लिए यूज किया जाता था। क्या है इसका कहानी समझ लेते हैं। वहाँ पे जो राजा थे वो क्या करते थे, इस तरह के बोन पे बहुत सारे क्वेश्चंस को लिखवाते थे। क्या होता था क्वेश्चंस? वुड दे विन बैटल्स, क्या वो जो युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं क्या उसको जीतेंगे? इस बार जो फसल होगा क्या वो अच्छा होगा? क्या उनको बेटा की प्राप्ति होगी? इस तरह के सवालों को बोन पे, हड्डी पे लिखवाते थे और उनको फिर आग में डाल देते थे। आग में डालने के बाद जो हीट से वह बोन जो है वो क्रैक कर जाता था और जो फॉर्च्यून टेलर्स होते थे, जो भविष्यवक्ता होते थे, उस क्रैक्स के आधार पे जो फ्यूचर है उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते थे। इस तरह से इस चीज़ों के द्वारा, इस तरह का जो राजा का एक तरह का ये कंसेप्ट था फ्यूचर को प्रिडिक्ट करवाने का, इसके द्वारा जो बोन पे लिखा जाने का है, इससे राइटिंग जो प्रैक्टिसेस है उनकी शुरुआत हुई। यही बात इस पैराग्राफ में कहा गया है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने इस टोटल 11 सब हेडिंग में इस चैप्टर को देखा कि क्या क्या है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, ऋग्वेद की बात किया, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद की बात किया। जो ऋग्वेद है उसको पढ़ करके हिस्टोरियंस कैसे वहाँ से हिस्ट्री को डिराइव करते हैं वो हमने देखा। किस तरह से विश्वामित्र और रिवर का जो संवाद है, डायलॉग है, इससे किस तरह से हमने बताया कि वो उसी एरिया के रहने वाले होंगे जिस एरिया में ब्यास और सतलज बह रही होगी। वहाँ पे घोड़ा और जो गाय है उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा होगा। जो अगला पैराग्राफ, अगला सब हेडिंग था कैटल्स, चैरियट्स एंड हॉर्सेस से रिलेटेड, कि जो हॉर्सेस है उनका क्या यूज होता था, वहाँ पे किस तरह से गॉड का पूजा किया जाता था और किस लिए पूजा किया जाता था कि हॉर्सेस चाहिए, पुत्र चाहिए, कैटल चाहिए। जो हॉर्सेस थे उनको चैरियट में यूज किया जाता था, चैरियट को युद्ध में यूज किया जाता था, युद्ध में किस चीज़ को प्राप्त किया जाता था, ये सारे बात हमने डिस्कस किया। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, ऋग्वेद में जो वर्ड को यूज किया गया है, मतलब जो जो काम करते थे उस काम को इंगित करने के लिए वर्ड को यूज किया गया। जैसे मैंने पृष्ठ की बात किया, राजा की बात किया, जो जन और विष है उसकी बात किया, आर्यंस की बात किया, जो दासा और दासीस होते थे, दस्युस होते थे, उनकी बात इसमें किया। ये जो खामोश प्रहरी है इसके बारे में मैंने बात किया इस सब हेडिंग में, साइलेंट सेंटिनल्स के बारे में। जो मेगालिथिक कल्चर है इनके बारे में बताया, मेगालिथ्स।
जो क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ मेगालिथिक कल्चर पाया जाता है। और जो अगला है फाइंडिंग आउट अबाउट द सोशल डिफरेंसेस। मेगालिथिक कल्चर में जो हम बरियल्स, जो कब्रगाह है, जो सब के साथ जो स्केलेटन मिले हैं, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स पाए गए हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के आधार पे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे सोशल डिफरेंसेस था। वर सम बरियल्स स्पोर्ट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज। इसके तहत हमने देखा कि कुछ जो बरियल्स होते थे, कब्रगाह होते थे, वो स्पेशल किसी पार्टिकुलर खास फैमिलीज़ के होते थे और उस फैमिली का ही है उसको इंगित करने के लिए साइन स्पोर्ट्स के रूप में इस मेगालिथिक जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको यूज किया जाता था। और दो हमने जो इनाम गांव है इससे रिलेटेड हमने केस स्टडी देखा, एक स्पेशल बरियल्स वहाँ देखा कि किस तरह से 4 पाए वाला जो था, एक बहुत बड़ा क्ले था, जार था मिट्टी का, उसमें कैसे दफनाया गया, वो किसी न किसी बड़े चीफ जो राजा होंगे, लीडर होंगे, उनका होगा। और वहाँ पे इनाम गांव का लोग था, उनका क्या क्या ऑक्यूपेशंस था वो हमने देखा। और एल्सवेयर में चाइना में राइटिंग का प्रैक्टिसेस किस तरह से शुरुआत हुआ, ये सारे बातों को हमने इस पूरे फाइंडिंग में देखा। फ्रेंड्स, जो कीवर्ड है इसको हमने समझ लिया कि वेदा क्या है, लैंग्वेज क्या है, जो संस्कृत की मैंने बात किया, संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राक संस्कृत, आज के संस्कृत, जो लैंग्वेज है तो ये लैंग्वेज का फैमिली होता है, ये सारी चीज़ हमने देखा। जो हायम है, सुक्त है, यह क्या है, चैरियट्स इसका क्या उपयोग होता था, किस तरह से युद्ध में प्रयोग होता था, युद्ध क्यों होता था, सेक्रीफाइसेस मतलब जो हवन होता था वो क्या होता था, राजा, बाद के राजा से क्या डिफरेंसेस है, ये सारे देखा। स्लेव, कैसे स्लेव युद्ध में जो बंदी बनाया जाता था उसका क्या, ये स्लेव वर्ड उसको कैसे इंडिकेट करता था, शुरुआत में यह क्या था, ये सारे हमने देखा। मेगालिथ, बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उनको कैसे यूज किया जाता था एज ए साइन पोर्ट, और वह किस तरह से एक खामोश प्रहरी के रूप में काम करता था, उसको हमने देखा। जो बरियल्स है, कब्रगाह है, वह क्या है, कब्रगाह में मिले हुए वस्तु के आधार पे हमने कैसे सोशल डिफरेंसेस होता है वह देखा। जो स्केलेटल है यह हमने समझा कि जो स्केलेटल है उसमें जो बच्चे का स्केलेटल है वो कैसे अलग अलग है, जो मेल है फीमेल है वह कैसे अलग अलग है। जो स्केलेटल है उससे हमने कैसे पता किया कि वहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंसेस होते हैं, जो स्टेटस में डिफरेंसेस है वो सब ने देखा। जो आयरन का बड़े पैमाने पे मेगालिथिक कल्चर में यूज हुआ, इन सारे चीज़ों को हमने इसमें स्टडी किया। लास्ट में हम सवाल देखते हैं, जो सुक्ता है वह क्या है, जो चैरियट्स है उसका क्या, किस तरह से चैरियट, जैसे सुक्ता है ये क्या है, वेल सेड है, चैरियट्स है इसको कहाँ यूज किया जाता है, बैटल में यूज किया जाता था। जो यज्ञ होता था उसमें क्या होता था, सेक्रीफाइसेस होता था। दो दासा होते थे वो स्लेव होते थे। जो मेगालिथिक होते थे वो क्या है, स्टोन बोल्डर्स होता था। ये बड़ी आसान हो गया है अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो इन सवाल का जवाब देना। मुझे उम्मीद है कि ये जो दूसरा नंबर का सवाल है इसको बहुत ही आसानी से आप इसको भर लेंगे या फिल कर लेंगे। इसमें जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, सब इंपॉर्टेंट डेट्स दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द वेदास, कब शुरुआत हुआ, लगभग 3500 साल पहले कंपोजिशन शुरुआत हुआ। कंपोजिशंस क्या होते हैं ये मैंने बताया। कंपोजिशंस, राइटिंग और प्रिंटिंग, इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है ये मैंने आपसे बात कर लिया है। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, वो जो बड़े बड़े पत्थर को सजा करके एज ए साइन पोर्ट यूज करते थे उनकी बात मैंने किया। ये लगभग 3000 साल पहले आज से इनकी शुरुआत हुआ था। सेटलमेंट ऑफ इनाम गांव, जो इनाम गांव की बात मैंने किया कि भीमा की एक सहायक नदी है गोंड के बगल में यह सेटलमेंट यहाँ पे हुआ था। तो कब हुआ था, तो 3600 से लेकर के 2700 के बीच में ये इनाम गांव का सेटलमेंट है। चरक की बात किया, चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक एक फिजिशियंस थे और इनकी जो है चरक की जो टाइम पीरियड है वो आज से लगभग 2000 साल पहले है। ये सारी बात इसमें हमने किया। फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको 4th चैप्टर बताया जिसमें बुक एंड बरियल्स की बात मैंने किया है, मतलब किताबें और कब्रगाह। किताबों के अंतर्गत मैंने वैदिक लिटरेचर की बात किया, कब्रगाह के अंतर्गत जो मेगालिथिक पीरियड के अंदर जो कब्र है उनकी बात किया। मुझे उम्मीद है कि ये सारे चीज़ जो मैंने आज आपसे डिस्कस किया आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो हमारा वीडियो है इनको आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। इसी उम्मीद के साथ आपसे फिर नेक्स्ट चैप्टर जो 5वां चैप्टर है उसमें हम आपसे फिर से आपसे रूबरू होते हैं, आपसे मिलते हैं। थैंक यू डियर।